चैप्टर 1 सिद्धार्थ। एक बिल्कुल छोटे से अपार्टमेंट के एक रूम में एक लड़की चैन से सोई हुई थी और पर्दे से आती हुई सूरज की किरणें सीधे उस लड़की के चेहरे पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से उसका दूध सा चेहरा सुनहरे रंग में चमक रहा था। जैसे ही सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ती है, वैसे ही वो लड़की हड़बड़ा कर उठती है और कहती है, शीट, मैं इतनी देर तक कैसे सो गई, मुझे कॉलेज के लिए देरी हो जाएगी। चलो नूर, जल्दी जल्दी करो। जी हाँ, ये क्यूट सी छोटी सी बेबी हमारी नूर ही है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और ब्लू कलर की थी। उस पर नूर का दूध सा गोरा रंग और बेदाग चेहरा, उसके फुले हुए गाल जो नेचुरली पिंकिश थे। नूर के हेयर डार्क ब्राउन और सिल्की थे जो उसकी कमर तक आ रहे थे। नूर के होंठ नेचुरली रेड थे और उसके चेहरे पर मासूमियत साफ साफ झलक रही थी। उसकी हाइट लगभग 5 फीट 1 इंच ही होगी। नूर जल्दी से जाकर रेडी होती है और फिर एक फटे हुए टेडी बेयर की तरफ देख उससे कहती है, बाय बाय टफे। टेडी का नाम टफे है। मैं ना अभी कॉलेज जा रही हूँ। कॉलेज से आकर मैं तुमसे बात करूंगी। हाँ, अभी के लिए बाय। इतना कहकर नूर अपना बैग उठाती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ नूर के अपार्टमेंट के बिल्कुल आगे एक बहुत ही बड़ा और आलीशान बंगला था, जो दिखने में बंगला कम और किसी किंग का महल ज्यादा लगता था। उस बंगले के मेन गेट पर 4 बड़े बड़े और हटे कट्टे पहलवान जैसे बॉडीगार्ड्स खड़े थे, जिन्होंने ब्लैक कलर का बहुत ही प्रोफेशनल यूनिफॉर्म पहना हुआ था। इतना ही नहीं, उन चारों के पास गन थी और उनके चेहरे पर कोल्डनेस के अलावा और कोई भी दूसरा एक्सप्रेशन नहीं था। उस बड़े से बंगले के मेन गेट की दीवार पर एक बड़ी सी गोल्डन कलर की नेम प्लेट लगी हुई थी, जिस पर बड़े बड़े और साफ अक्षरों में राठौर विला लिखा हुआ था और विला चारों तरफ से पूरा गार्ड से घिरा हुआ था। इधर ऑटो या फिर रिक्शे से जाने के लिए नूर के पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से वो पैदल चलकर ही अपनी कॉलेज जाती थी। तो रोज की तरह आज भी नूर की नज़र विला पर पड़ी और फिर उसके आंखों में एक अजीब सा दर्द दिखने लगा। नूर ने एक बार अपनी आंखें बंद की और फिर अपने रास्ते चलने लगी। वहीं दूसरी तरफ द स्काईलाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मुंबई, इंडिया। ये मुंबई के साथ साथ वर्ल्ड का भी नंबर 1 हॉस्पिटल था, जहां वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर्स काम करते थे। दुनिया में ऐसी कोई भी बीमारी नहीं थी जिसका ट्रीटमेंट यहाँ ना होता हो। वैसे तो ये बहुत ही हाई फाई हॉस्पिटल था और ये मिडिल क्लास लोगों के सोच से भी कोसों दूर था, पर इस हॉस्पिटल में हर महीने मिडिल क्लास लोगों के लिए एक कैंप लगाया जाता था, जहां उन लोगों का बिल्कुल फ्री में इलाज होता था। ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, पर जब बात किसी एनजीओ या फिर किसी भी ऐसे लोगों की आती थी जिन्हें सच में किसी की मदद की ज़रूरत है, तो ऐसे में ये हॉस्पिटल पहले नंबर पर होता था। ये पूरा हॉस्पिटल एक ऐसे इंसान की मेहनत का फल था, जिसने दिन रात एक करके इसे बनाया और फिर चलाया भी और आज भी चला रहा है। वो इंसान कोई और नहीं, रेयांश अंश सिंह राठौर ही है, जो खुद एक क्वालिफाइड एंड वर्ल्ड का नंबर 1 सर्जन है और जिसका फोकस पूरा उसके प्रोफेशन, उसके काम पर होता है। अंश जितना अपने वक्त के लिए फेमस था, उतना ही वो अपने हैवानियत के लिए भी फेमस था। पूरी दुनिया जानती थी कि रेयांश सिंह राठौर एक चलता फिरता वो ज्वालामुखी है, जो कभी भी और कहीं भी फट सकता है और उसके फटने की वजह से सब कुछ तबाह हो सकता है। वैसे अंश कभी भी किसी से अपने काम के अलावा ज़्यादा बात नहीं करता, पर अगर उसके आगे किसी ने अपनी जुबान चलाई या फिर उसे डिसरिस्पेक्ट किया, तो फिर उस इंसान को अंश के गुस्से से खुद भगवान भी नहीं बचा सकते थे। अंश की लाइफ में गलतियों और गलतियां करने वालों के लिए कोई भी जगह नहीं थी, क्योंकि उसे हर एक चीज़ परफेक्ट चाहिए होती थी। जिस चीज़ में परफेक्शन ना हो, ऐसी चीज़ों का अंश की जिंदगी में कोई नामो निशान ही नहीं होता था। अगर अंश की तारीफ एक लाइन में करनी हो तो मैं यही कहूँगी कि ये हमारी कहानी के हीरो से ज़्यादा विलेन है, जिसके आगे आने से भी सबकी फटती थी। इसी हॉस्पिटल के 19वें फ्लोर पर एक ऑपरेशन थिएटर ओटी था, जिसकी रेड लाइट अभी चालू थी और ओटी के आगे कुछ लोग मौजूद थे, जिनमें 2 लड़कियां 20-22 साल और एक आदमी था। देखने में वो तीनों लोग काफ़ी गरीब लगते हैं, जिनके कपड़े भी कई जगह से सिले हुए थे। वो दोनों लड़कियां उस आदमी, जो शायद उन लड़कियों का बाप था, को गले लगाकर बहुत रो रही थी। तभी ओटी की रेड लाइट बंद होती है और 2 मिनट बाद ओटी का दरवाज़ा खुलता है और उस दरवाजे से एक इंसान बाहर आता है, जिसने अभी नेवी ब्लू कलर का ओटी यूनिफॉर्म पहन रखा था और उसका मुंह अभी एक सर्जिकल मास्क से ढका हुआ था। ओटी के बाहर आते ही वो तीनों उस इंसान को देखते हैं और उसकी तरफ भागते हैं। तभी वो आदमी, दोनों लड़कियों का बाप, उस डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब, मेरी बीबी कैसी है? अभी उसे कुछ हुआ तो नहीं ना, और वो ठीक तो हो जाएगी ना? इस आदमी की बात सुनकर वो डॉक्टर सबसे पहले अपना मास्क निकालता है और उन तीनों की तरफ देखता है। वैसे मैं ये बता दूं कि ये डॉक्टर कोई और नहीं, हमारे बड़े ही होनहार डॉक्टर रेयांश अंश सिंह राठौर ही है। अंश की उम्र लगभग 29 साल है और अंश दिखने में किसी हीरो से कम नहीं था।
अंश का गोरा रंग, 6 फीट 3 इंच की हाइट, बहुत ही गहरी और डार्क चॉकलेट ब्राउन आंखें, नेचुरल गुलाबी और पतले होंठ, शार्प फेशियल फीचर्स। अंश का फिजिक्स तो ऐसा था कि कोई देखता ही रह जाए। बहुत ज्यादा मस्क्यूलर बॉडी थी उसकी। अंश के चेहरे पर अभी कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, वो तो बस उन तीनों को ही देख रहा था और इतने में ही उसके पीछे से ओटी से एक और डॉक्टर बाहर आता है जो असल में अंश का असिस्टेंट होने के साथ साथ उसका बहुत अच्छा और खास दोस्त भी था, जिसका नाम आरव खन्ना था और आरव की उम्र भी लगभग अंश की जितनी ही थी। अंश को ऐसे देखकर उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की अंश की तरफ देख रोते हुए उससे पूछती है, भैया मेहरबानी करके हमें बताइए ना कि हमारी माँ कैसी है। उस लड़की का सवाल सुनकर अंश उसकी तरफ देख अपनी नॉर्मल प्लेन आवाज में उससे कहता है, घबराने की कोई बात नहीं है, अभी तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है और खतरे से बाहर भी। एक बात का ध्यान रखना कि उनको हार्ट अटैक आया था और बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची है। अगर अगली बार ऐसी कोई मेरा मतलब ऐसी कोई परिस्थिति आई तो उनकी जान भी जा सकती है। अंश की बात सुनकर वो आदमी उसके आगे अपने हाथ जोड़ते हुए उससे कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊं। आप सच में भगवान हैं। वो आदमी आगे कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी अंश अपनी सख्त आवाज में उस आदमी से कहता है, नहीं, कभी भी मेरी उस भगवान से तुलना करने की गलती मत करना, मैं भगवान नहीं हूँ। अंश की सख्त आवाज सुनकर वहां पर मौजूद सबके पसीने छूटने लगते हैं कि तभी वहां एक सिस्टर कुछ पेपर्स लेकर आती है, जिसे देख अंश पीछे आरव की तरफ देख उससे कहता है, आरव पेशेंट को जनरल वार्ड में शिफ्ट करवा दो और इनका जितना भी बिल हो वो। बिल की बात सुनते ही उन तीनों की आंखों में पानी और मजबूरी साफ साफ दिखाई देने लगती है, जिसे अंश देख लेता है। अंश फिर से आरव की तरफ देख उससे कहता है, हॉस्पिटल की तरफ से ही क्लियर करवा देना और एक बात, जब तक उस पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं हो जाती तब तक भी केयरफुल ओके। अंश की बात सुनकर आरव अपना सिर हाँ में हिलाता है और फिर अंश वहां से उसकी प्राइवेट लिफ्ट की तरफ जाता है और उसमें फिर वो 29वें फ्लोर पर आता है जहां पर उसका कैबिन था। अपने कैबिन में आने के बाद अंश अपने कैबिन का दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है और फिर वो सबसे पहले अपने पर्सनल बेडरूम में आता है जो उसके कैबिन में ही था। अंश के बेडरूम में वो सारी फैसिलिटीज थी जो एक नॉर्मल रूम में होनी चाहिए, लाइक एक बड़ा सा बेड, लेग टीवी, सोफा और सब कुछ। अंश रूम में आते ही सबसे पहले बाथरूम में घुसता है और फिर 10 मिनट का एक कोल्ड शॉवर लेने के बाद अपने कमर पर टॉवल लपेटकर रूम में एंटर होता है। दूसरे टॉवल से वो अपने बालों को सुखा ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसका फोन बजता है जो उसने रूम में आते ही साइलेंट मोड से हटाकर नॉर्मल पर कर दिया था। कॉलर को देखते ही अंश के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो फोन को उठाकर उसे स्पीकर पर रखता है और अपने कबोर्ड से कपड़े निकालते हुए कहता है, बोलो। अंश की आवाज़ सुनते ही आगे से उसे एक लड़की की आवाज़ आती है जो असल में अंश की सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड थी, जिसका नाम सोनाली है। सोनाली निहायत ही घटिया और बदतमीज़ लड़की थी जिसे अंश के रुतबे, उसके पैसे और पावर से प्यार था, अंश से नहीं। सोनाली अपनी गंदी सी आवाज़ में अंश से कहती है, बेबी तुम आ नहीं रहे हो क्या मुझे कॉलेज ड्रॉप करने, और उस लड़की को क्या ऐसे ही छोड़ दोगे आज। सोनाली की बात सुनते ही अंश के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आती है और वो कहता है, अरे ऐसे कैसे छोड़ दूँ उसे, उसकी वजह से मैंने अपनी माँ को खो दिया था, एंड हाउ कैन आई लीव हर लाइक दिस। नो, रेडी रहो मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर अंश फोन कट कर देता है और फिर अपनी गुस्से भरी आवाज़ में कहता है, यू डिड वेरी वर्स्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ नूर, और इसके लिए मैं आपको ऐसी सज़ा दूंगा जिसे आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। अंश भी जल्दी से रेडी होता है और फिर अपनी कैबिन से बाहर निकलता है। अंश को देख हॉस्पिटल की सभी फीमेल स्टाफ की हालत खराब होने लगती है क्योंकि अंश था ही इतना ज़्यादा हॉट। अंश बिना किसी को कोई अटेंशन दिए सीधा हॉस्पिटल से बाहर निकलता है। हॉस्पिटल के बाहर उसकी कार रेडी ही रहती है तो वो कार में बैठता है और सोनाली के घर की तरफ जाता है। सोनाली को उसके घर से पिक करने के बाद वो सीधा कॉलेज की तरफ जाता है। सोनाली के घर से लेकर कॉलेज तक सोनाली बस अपनी बिन सिर पैर की बातें कर रही होती है तो वही अंश को उसकी बातों में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं होता। जैसे ही वो दोनों कॉलेज पहुंचते हैं वैसे ही उनकी नज़र अंश के बाकी दोस्तों की तरफ जाती है जो अंश की तरह उनकी गर्ल्स को कॉलेज ड्रॉप करने के लिए आए थे। वो सभी लोग अंदर जाते हैं कि तभी अंश की नज़र किसी पर पड़ती है जिसे देख अंश के चेहरे पर एक बहुत ही गंदी सी मुस्कान आती है। अंश वहां मौजूद सभी स्टूडेंट्स और अपने फ्रेंड्स की तरफ देख उनसे कहता है, सी गाइज हु इज हियर, मिस नूर खुराना। नॉट खुराना, ओनली नूर, क्योंकि खुराना सरनेम अपने नाम के साथ लगाने की इसकी कोई औकात ही नहीं है। जिस औरत ने इसे ये सरनेम दिया था उनकी तो जान ही ले ली इसने।
नूर अंश की सारी जली कटी बातें सुन रही थी, पर उसकी आंखों से एक आंसू तक नहीं बह रहा था और वो अपना सिर झुकाए किसी बेजान पुतले की तरह वहां खड़ी थी। तभी मायरा, अंश की बेस्ट फ्रेंड जिसे अंश अपनी बहन की तरह मानता है, नूर की तरफ अपनी घिन भरी नजरों से देखते हुए अंश से कहती है, भाई आज क्या आप इसे कोई पनिशमेंट नहीं दोगे? देखो देखो बेचारी कितनी तड़प रही है, अपनी पुनिशमेंट के लिए क्यों गाइज? सभी अपना सिर हाँ में हिलाते हैं और तभी अंश नूर की तरफ बढ़ते हुए उससे कहता है, सो आर यू रेडी फॉर योर पनिशमेंट नूर? नूर बिना कुछ बोले सिर्फ अपना सिर हिलाती है कि तभी एक लड़का अंश के पास आकर उसे एक कांच का जग देता है जिसमें एक ग्रीन कलर का पानी होता है। अंश नूर को वो जग पकड़ाते हुए एक प्लेन सी आवाज में उससे कहता है, ओके सो यू हैव टू ड्रिंक दिस वाटर। पता है क्या है इस पानी में? ग्रीन चिल्ली पेस्ट एंड नाउ यू हैव टू फिनिश दिस। अंश की बात को काटते हुए ईशान, अंश का छोटा भाई, अंश से कहता है, भाई सिर्फ ग्रीन चिल्ली वाले पानी से क्या होगा, क्यों ना हम इसे साथ में ग्रीन चिल्लीज भी खिलाए, बहुत मजा आएगा ना? ईशान की बात सुनते ही अंश की आंखों में एक हैवानियत दिखाई देती है और वो ईशान की पीठ थपथपाते हुए उससे कहता है, अरे वाह, क्या अमेजिंग आइडिया बताया है तूने इशू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जा लेकर आ ग्रीन चिल्लीज, आज तो मजा ही आने वाला है। अंश की परमिशन मिलते ही ईशान कॉलेज के कैंटीन से एक प्लेट में ग्रीन चिल्लीज लेकर आता है। तभी अंश एक लड़के को अपनी आंखों से कुछ इशारा करता है तो वो लड़का अपने दोस्तों की मदद से नूर जहां खड़ी होती है उसके आगे एक टेबल लाकर रख देता है और उसके साथ साथ एक चेयर भी। अंश उस जग और प्लेट को उस टेबल पर रख देता है और खुद भी उस चेयर पर जाकर किसी किंग की तरह बैठ जाता है। तभी अंश नूर की तरफ अपनी गुस्से भरी नजरों के साथ देखते हुए अपनी ऊंची आवाज में उससे कहता है, आप किसका वेट कर रही है नूर? स्मन हैव दिस फास्ट, क्योंकि आपके पीछे वक्त बर्बाद करने के लिए मेरे पास फालतू का वक्त नहीं है, फास्ट। अंश की इतनी डरावनी आवाज सुनकर नूर के साथ साथ वहां मौजूद सभी लोग, स्टूडेंट्स भी कांप जाते हैं। तभी नूर बिना किसी एक्सप्रेशन के अंश के आगे आकर खड़ी होती है और फिर उस प्लेट को अपने हाथों में पकड़ते हुए नूर एक एक करके वो सारी हरी मिर्चियां खाने लगती है। वो मिर्चियां इतनी तीखी होती है कि जिसकी वजह से नूर का दूध सा सफ़ेद चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। मिर्चियां खाने के बाद नूर वो पानी भी पीती है जिसमें मिर्ची का पेस्ट तला हुआ होता है। अब नूर की पूरी बॉडी रेड हो चुकी थी और उसकी सांसें भी तेज हो गई थी। नूर को थोड़ा सा भी स्पाइसी खाने से तुरंत तकलीफ होने लगती थी, इसलिए नूर हमेशा उबली हुई मैगी ही खाती थी। सिर्फ मैगी ही क्यों, वो आगे पता चलेगा। जब नूर से वो तिखापन बर्दाश्त नहीं होता वो पानी के लिए यहाँ वहाँ भागने लगती है, इस उम्मीद में कि कहीं से उसे एक घूंट पानी ही मिल जाए। पर अंश को देखकर और उसके गुस्से से पूरी तरह से वाकिफ होते हुए कोई भी नूर को पानी नहीं देता। तभी नूर की नज़र वहाँ पर रखे एक बड़े से वाटर कूलर पर पड़ती है जहाँ से कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स पानी पीते थे। नूर उस वाटर कूलर को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है कि तभी उसे अंश की आवाज़ सुनाई देती है जो अपनी चेयर पर बैठे बैठे ही उससे कहता है, अगर आप उस तरफ गई या फिर वाटर कूलर को हाथ भी लगाया ना तो मैं आपकी स्टडी बंद करवा दूंगा। अंश की बात सुनते ही नूर अंश की तरफ देखती है और फिर उसके आगे आती है। नूर उसके सामने अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए उससे कहती है, नहीं नहीं सर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, बट आप मेरी स्टडी बंद मत करवाइए, मुझे मेरी मम्मा का सपना पूरा करना है। तभी उस कॉलेज कैंपस में एक आवाज़ गूंजती है और नूर अपने एक गाल पर बहुत तेज दर्द महसूस करती है। ये थप्पड़ नूर को अंश ने मारा था जिसकी वजह से नूर की होंठों के किनारे से अभी खून बहने लगता है। तभी अंश नूर के सिल्की हेयर को अपने एक हाथ में पकड़ता है और गुस्से में अपने दांत पिसते हुए उससे कहता है, थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती ना आपको नूर? पहले तो मेरी माँ को मार दिया और अभी उनके सपने को पूरा करने का ड्रामा कर रही हो आप। मेरी एक बात याद रखिए कि अगर दोबारा मैंने आपके इस गंदे मुंह से मेरी माँ का नाम या फिर उनका जिक्र भी सुना ना तो मैं खुद आपकी जान ले लूँगा, वो भी अपने इन्हीं हाथों से। इतना कहकर अंश नूर को झटके से छोड़ता है जिसकी वजह से वो अपना बैलेंस संभाल नहीं पाती और धड़ाम से नीचे गिर जाती है। नूर उठने की कोशिश करती है पर पैर में मोच आने की वजह से उसे दर्द होने लगता है। वो हरी मिर्चियाँ खाने और वो मिर्च वाला पानी पीने की वजह से नूर के गले और उसके पेट में अभी आग लगी हुई होती है। तो नूर अंश की तरफ देखती है कि कहीं उसे अंश को उस बच्ची पर थोड़ी सी दया आ जाए। पर जब नूर की नज़र अंश पर पड़ती है जो उसे ही घूरे जा रहा होता है और ये देख नूर झट से अपनी आंखें नीचे कर लेती है। तभी नूर कतराते हुए अंश से पूछती है, सर मैं पानी कहाँ से पीऊँ? नूर का सवाल सुनकर अंश एक शैतानी स्माइल के साथ उससे कहता है, ओह तो छोटे बेबी को पानी पीना है, तीखा लग रहा है आपको? अरे देखो मैं भी कितना पागल हूँ ना जो ये भूल गया कि आप तीखा तो खा ही नहीं सकते और मैंने आपको डबल तीखा खिला दिया।
पर कोई बात नहीं, आप एक काम करो, जाकर टॉयलेट के नल का पानी पियो, क्योंकि न ही यहाँ आपको कोई पानी देगा और न ही आप उस वाटर कूलर का पानी पी सकते हो। अंश की बात सुनते ही नूर अंश को अपनी दर्द भरी स्माइल देते हुए उससे कहती है, थैंक यू सर, क्या मैं जा सकती हूँ पानी पीने? अंश बिना कुछ बोले सिर्फ अपना सिर हिलाता है और नूर अपने लड़खड़ाते पैरों के साथ गर्ल्स वॉशरूम की तरफ भागती है। नूर के वहां से जाते ही अंश भी उन सबकी अंश के फ्रेंड्स तरफ देख उनसे कहता है, मुझे बहुत काम है तो मैं जा रहा हूँ। एंड अंश सोनाली की तरफ देख उससे अपनी प्लेन आवाज में कहता है, तुम अपने ड्राइवर को बुलाकर उसके साथ चली जाना, क्योंकि मैं फ्री नहीं हूँ। इतना कहकर अंश और बाकी सब बॉयज भी वहां से चले जाते हैं। इधर गर्ल्स वॉशरूम में नूर टॉयलेट के नल से पानी पी रही होती है कि तभी तीनों गर्ल्स मायरा, सोनाली और सारा वहां आते हैं। नूर को वो गंदा पानी पीता हुआ देख सारा अपना मुंह बनाते हुए मायरा और सोनाली से कहती है, देखो गर्ल्स कितनी गंदी है ये लड़की, छी। तभी मायरा अपनी आंसू भरी आंखों से नूर की तरफ देखती है और उसकी रुई सी नाजुक बाजू में अपने तेज नाखून घुसाते हुए उससे कहती है, क्या बिगाड़ा था मेरी मम्मा ने आप कहा, क्यों मारा उन्हें? तभी नूर मायरा की तरफ देख उससे कहती है, मैंने नहीं मारा, मम्मा को दी। इससे पहले कि नूर अपनी बात पूरी करती मायरा भी उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है, जिसकी वजह से नूर का सिर नल से टकराता है और उसके सिर में चोट लग जाती है। नूर को अपने सिर पर कुछ गिला गिला सा महसूस होता है और काफी दर्द भी होने लगता है, तो नूर अपने हाथ से अपने माथे को टच करती है और जब उसका ध्यान उसके हाथ पर पड़ता है वहां अभी खून लगा होता है। खून को देखकर नूर के चेहरे पर फिर से एक स्माइल आती है, जिसकी वजह से मायरा का दिमाग खराब हो जाता है और वो नूर का गला पकड़ते हुए उससे कहती है, अच्छा लग रहा है और क्या बोल रहे थे आप, मुझे दे दो। हाँ, एक बात आप अपने इस छोटे से दिमाग में बिठा लो नूर कि मैं आपकी दिदू नहीं हूँ, कोई रिश्ता नहीं है हमारा। ... जिस दिन आपने मेरी मम्मा को मुझसे छीना ना, ठीक उसी दिन मेरी मम्मा के साथ साथ आप भी मेरे लिए मर गए थे, और एक बात, वो सिर्फ मेरी मम्मा है थी, आपकी नहीं। तो अपना ये नाटक ना बंद करो, क्योंकि कोई भी बेटी अपनी माँ की जान नहीं लेती जैसे आपने किया है। मुझे तो खुद को इतनी शर्म आती है और अभी भी यकीन नहीं होता कि आप मेरी बहन हो। आप सिर्फ और सिर्फ एक श्राप हो हमारे लिए, जिसने मेरी मम्मा को खा लिया। पता नहीं पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया आप। मायरा की पकड़ धीरे धीरे नूर के गले पर कस रही थी, जिसकी वजह से अभी नूर का दाम घुटने लगा था, पर अभी भी नूर के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी, वो तो बस किसी पुतले की तरह वहां खड़ी थी। तभी सारा मायरा का हाथ नूर के गले से हटाते हुए मायरा से कहती है, मायू छोड़ इसे, इस खूनी को मारकर तू अपने हाथ क्यों गंदे करना चाहती है? जाने दे इसे, इसके किए की सजा तो हम रोज देते हैं ना, तो हम इसे एक झटके में नहीं मार सकते, हमें तो इसे तड़पाना है ना। सारा की बात सुनकर मायरा अपना सिर हिलाती है और एक बार नूर की तरफ देखती है, जो अभी वहां अपना सिर झुकाए खड़ी थी। नूर की बॉडी अभी बहुत ज्यादा रेड और गर्म हो चुकी थी और साथ ही साथ उसका पूरा चेहरा भी फूल चुका था। नूर के माथे से खून लगातार बह रहा था और दोनों अंश और मायरा की थप्पड़ों की वजह से उसका एक गाल बहुत ज्यादा लाल हो चुका था, मानो जैसे अभी उसमें से खून बहने लगेगा। नूर को ऐसी हालत में देखकर भी उन तीनों में से किसी को उस पर थोड़ा सा भी तरस नहीं आता और वो तीनों वहां से चले जाते हैं। तभी नूर फिर से एक स्माइल के साथ दरवाजे की तरफ देखते हुए कहती है, डोंट वरी दी। ओपश दिदू नहीं नूर, वो तुम्हारी मैडम है। हाँ मायरा मैडम। हाँ तो मैं क्या बोल रही थी कि बहुत जल्दी मायरा मैडम की ये विश भी मैं पूरी कर दूंगी, पर पहले नूर को उसके मम्मा की विश पूरी करनी है, मुझे अपनी स्टडी पूरी करनी है। हाँ नूर, तुम किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दे सकती। चलो अभी जल्दी से मैं क्लासरूम में चली जाती हूँ, वरना मेरे लेक्चर्स मिस हो जाएंगे। नूर अपना फटा हुआ रुमाल निकालती है और उस रुमाल से अपने माथे पर लगी हुई चोट से खून साफ करती है। इस वक्त नूर के आंखों में कोई भी डर या आंसू नहीं होते, पर कुछ बहुत ही गहरे राज छिपे हुए होते हैं जो कोई नहीं जानता और न ही किसी ने जानने की कभी कोशिश की है। नूर वहां से बाहर निकलती है और फिर अपनी क्लासरूम की तरफ चली जाती है। कॉलेज में नूर का कोई भी फ्रेंड नहीं था, क्योंकि उन तीनों लड़कियों ने सबको मना कर रखा था नूर से फ्रेंडशिप करने के लिए। क्लासरूम में नूर सबसे आखिरी बेंच पर बैठती है और उसके साथ कोई भी नहीं होता। नूर पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और हर साल फर्स्ट आती थी, पर कोई भी उसकी तारीफ नहीं करता। पर हाँ, सबके सब नूर के साथ किसी जानवरों के जैसे बिहेव जरूर करते थे। यहाँ तक कि सभी टीचर्स भी नूर को सजा देने के नए नए बहाने ढूंढते थे। नूर कभी कुछ नहीं बोलती थी और सब कुछ बर्दाश्त कर लेती, जैसे उसमें कोई जान ही ना हो। आज भी सब ने नूर को बुली करने का या उससे तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ा और दो प्रोफेसर्स ने नूर को पूरे टाइम बाहर ही खड़ा रखा था, पर नूर ने अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाला और चुपचाप अपनी सजा पूरी की।
जैसे तैसे करके दिन निकल जाता है, पर ये दिन भी नूर के लिए बहुत डरावना बन गया था। पर उस बेचारी बच्ची ने अपने मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकाली और उसके चेहरे पर तो हर वक्त सिर्फ स्माइल ही थी। क्या थी नूर के चुप रहकर सब कुछ सहने की वजह, और क्या वो सच में अपने ही माँ की खूनी थी?